नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 का सवाल। मैं हूं आशीष सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज का मुद्दा आपको बताते हैं। पाकिस्तान की सेना प्रमुख यानी पाकिस्तान के सेना प्रमुख और हाल ही में फील्ड मार्शल बने सैयद आसिम मुनीर, फील्ड कह लीजिए या फील्ड कह लीजिए, इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। आसिम मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच करेंगे, खाना खाएंगे बैठ के। ट्रंप और मुनीर की मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब पाकिस्तान के दोस्त ईरान और इजराइल के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है और इस युद्ध में अमेरिका भी कूद पड़ा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने जंग की आधिकारिक घोषणा कर दी तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान को आखिरी चेतावनी दे दी है, लास्ट वार्निंग दे दी। ट्रंप ने साफ कहा है कि हम जानते हैं खामेनेई कहां छिपा है, कहां छिपा बैठा है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के आसमान में अमेरिका का कब्जा है, एयर डोमिनेंस है, हम कुछ भी कर सकते हैं और अगर ईरान युद्ध नहीं रोकेगा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो वही इजराइल ईरान के युद्ध में पाकिस्तान की तरफ से ईरान को समर्थन किया गया था। पाकिस्तान ने साफ कहा था कि वो इस जंग में ईरान के साथ है और इजराइल के हमले की निंदा करता है। लेकिन अब जब आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर है तो पाकिस्तान अब ईरान के खिलाफ आने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान अमेरिका से दुश्मनी भी मोल नहीं लेना चाहता, तो वही दूसरी तरफ ईरान का समर्थन भी करना चाहता है। ऐसे में पाक की स्थिति आगे कुआं तो पीछे खाई वाली हो चुकी है। जहां पर आसिम मुनीर बड़े शान से अमेरिका के दौरे पर है तो वहां पर अपने ही देश के नागरिकों ने उनका विरोध कर दिया। पाकिस्तानी नागरिकों ने मुनीर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें तानाशाह और कातिल तक बताया और मुनीर कायर है कि नारे लगाए। तो वहीं ट्रंप ईरान को चौतरफा घेरने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इस युद्ध के चलते G7 समिट बीच में ही छोड़ दी और वापस अमेरिका लौट आए। अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक की और अब मुनीर से मुलाकात। तो ऐसे में मुनीर ट्रंप के लिए एक मोहरा है जिसके जरिए ट्रंप ईरान पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। ये मुनीर के लिए कोई सम्मान की बात नहीं है, बल्कि ये ट्रंप का नया प्लान है, क्योंकि अमेरिका समय समय पर पाकिस्तान का इस्तेमाल करता रहा है। पाकिस्तान वैसे ही कंगाल है तो चंद पैसे के लिए गुलामी करना पाकिस्तान की आदत है, पाकिस्तान की फितरत है और पाकिस्तान की मजबूरी भी है। तो ऐसे में कई सवाल है कि क्या मुनीर के साथ मुलाकात ट्रंप का एक नया प्लान है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल करेंगे और क्या पाकिस्तान ईरान को युद्ध रोकने के लिए मना पाएगा? क्या पाकिस्तान के कहने पर खामेनेई सरेंडर करेंगे? ये वो तमाम सवाल है जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन 3 के सवाल में जो पहला सवाल है वो ये है कि खामेनेई के खिलाफ ट्रंप का आखिर प्लान पाकिस्तान क्या है? तो इस बीच ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रंप, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। और अगला सवाल यह है कि क्या मुनीर के जरिए ईरान को सरेंडर कराएगा अमेरिका? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल कुछ ही पलों में जुड़ेगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ यूके देवनाथ जी जुड़ चुके हैं। यूके देवनाथ जी डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, एविएशन एक्सपर्ट भी हैं, दुनिया की तमाम एयरफोर्स की और वहां के हथियारों की हर जानकारी को रखते हैं, वर्ल्ड डिप्लोमेसी को बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। देवनाथ जी, अपने कीमती वक्त को हमारे लिए निकालने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। लेकिन अब इस पूरे मामले को समझने की ज़रूरत है। अमेरिका अच्छा है या बुरा है? अगर आपको एक सर्टिफिकेट देना हो, कह लीजिए जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, कि अमेरिका जो कर रहा है सही कर रहा है, ईरान को चेतावनी देके, ईरान को कंट्रोल में रखकर और अपने काबू में रखकर, तो क्या वो सही कर रहा है? और ईरान जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, उसका उपाय भी बताते चलिए, कि वरना इजराइल के तो अस्तित्व की लड़ाई हो जाएगी, अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ईरान को बहुत ज्यादा परेशानी इसलिए है कि ईरान को समझ नहीं आ रहा है कि और वो अमेरिका से बार बार पूछता रहता है ये सवाल कि इजराइल ने क्यों 80 एटम बम बना लिए। इजराइल को किससे इस तरह का खतरा लग रहा है दशकों से कि वो 80 एटम बम बना लिया। आज से 20 साल पहले इजराइल के पास एटम बम थे, 10 साल पहले भी एटम बम थे और किसी भी इजराइल के दुश्मन देश के पास एटम बम थे नहीं, है नहीं। आज भी ईरान के पास एटम बम नहीं है। वो तो
IAEA भी बोल रहा है। तो इजराइल की एक बहुत पॉइंट ऑफ व्यू है इजराइल का कि उसका अस्तित्व खतरे में है। अगर आप इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध देखें तो कभी भी ईरान ने पहले फायर नहीं किया इजराइल के ऊपर। इजराइल ने हमेशा फर्स्ट राउंड हमला ईरान के लेकिन ऊपर। मैं देवनाथ जी आप कंटिन्यू करिएगा, बोलिएगा अपनी बात को, लेकिन ये बात भी तो हमें समझना होगा कि जो ईरान है वो पहले तो इजराइल का दोस्त था। वो तो 79 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ही उसको लगा कि मैं खतरे में हूं। यानी कि जब कट्टरता दिमाग में आई तो खतरे में सबसे पहले ईरान आ गया। यानी कट्टरता हटा दी जाए तो फिर खतरा कम हो जाएगा। अब इजराइल अगर न्यूक्लियर वेपन बना भी रहा है तो उससे परेशानी क्या है? सिद्धार्थ दवे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने का, लेकिन देवनाथ जी पहले आप जवाब दे दीजिए। देखिए, ईरान अमेरिका का दोस्त था 1979 के पहले, जब वहां शाह ऑफ ईरान थे। इजराइल का भी दोस्त था। हाँ, इजराइल का बहुत पक्का दोस्त था, क्योंकि शाह ऑफ ईरान को मालूम था कि उनकी स्टेबिलिटी के लिए उस जमाने में ईरान काम करता था। लेकिन जैसे ही वहां पर 1979 का विद्रोह हुआ या विद्रोह चालू हुआ तो तुरंत अमेरिका और इजराइल गियर में आ गए। CIA और मोसाद ने जो अभी रिजीम है, खमेनी रिजीम, इनके विरुद्ध काम करना शुरू कर दिया। कट्टरता की बात नहीं है, धार्मिक कट्टरता की बात नहीं है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आप देखें, अब दुनिया के काफी देश हैं जहां कट्टर शासक हैं, लेकिन अमेरिका उनको मदद करता है। राइट। वो कट्टर हैं, धार्मिक हैं। पाकिस्तान का ही आप देख लीजिए, हमारे पास एग्जाम्पल है। बांग्लादेश का ही आप एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारे पास एग्जाम्पल है। तो धार्मिक कट्टरपंथ की वजह से अमेरिका ईरान का विरोध कर रहा है या उनमें सत्ता परिवर्तन कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका जो है वो khomeini की सरकार अमेरिका के फेवर में नहीं है 1979 से। इससे तकलीफ है अमेरिका को। लेकिन अगर आया तो कट्टरपंथ ना देवनाथ जी, आप इस बात को भी स्वीकारिए कि कट्टरपंथ नहीं था तो सोच अलग थी। अब कट्टरपंथ आया और ईरान बनना चाहता है इस्लामिक मुल्कों का रहनुमा और शिया मुल्कों का रहनुमा। ये पॉइंट भी समझने का है। सिद्धार्थ दवे जी भी हमारे साथ हैं। आशीष पला जी। सिद्धार्थ जी, अगर इस पूरे आप वॉर को देखें, ईरान और इजराइल के बीच चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि हम बर्बाद कर देंगे, और इजराइल के अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें नेतन्याहू की, कि ये करना कि खोमेनी की सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद ही या फिर उनको मारने के बाद ही ये जंग रुकेगा। क्या ईरान जो है वो बातचीत के टेबल पर आ सकता है? क्योंकि एक तरफ ये देखा जा रहा है कि ईरान के जो दूसरे मुल्क हैं वो उनसे समर्थन मिल नहीं रहा है। ईरान अकेला पड़ गया है इस पूरे वॉर में। जी, देखिए, शुरुआत में जो दूसरे पैनलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि किस तरह से ईरान ने कभी पहले अटैक नहीं किया इजराइल पे। वो पहले अटैक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो अपने प्रॉक्सिस के थ्रू, चाहे वो हूतीज हो, चाहे वो हमास हो, तो उसकी, या हिजबुल्लाह हो, तो उसके थ्रू ईरान पूरा उनका समर्थन जो था वो इन सब जो प्रॉक्सीज हैं इनको ये देता था, और उसी के द्वारा ये अटैक होता था इजराइल पे। तो ये कहना कि ईरान कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहा, ये गलत है। इजराइल के लिए हमेशा से एनिमी नंबर 1 जो है वो इजराइल के लिए ईरान हमेशा से एनिमी नंबर 1 रहा है। अब जो आप बता रहे हैं कि वो अलग थलग पड़ गया है, एक जगह पे हमारा I2U2 जिसमें इंडिया, इजराइल, US और UAE अलायंस भी उभर के आ रहा है। इस बीच में अगर आपको ध्यान हो तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के सारे देशों की एक मुलाकात ली थी। अभी वो उन्होंने एक जो US एयरफोर्स 1 के लिए इतने $1 मिलियन का एक एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया, तो वो क्या गिफ्ट करना एक सांकेतिक वो था, बट वो एक सरेंडरेंस था कि आने वाले टाइम में उन्होंने उनसे एक तरह का एक अंडरटेकिंग ले लिया था कि जब एक्शन होगा बिटवीन इजराइल एंड ईरान तो आपको है शांत रहना है। तो इसलिए बाकी जो अरब देश हैं या जो मुस्लिम देश हैं वो चुप हैं। उसका दूसरा भी एक पहलू ये है कि वो सब सुन्नी देश हैं और ईरान प्राइमरीली शिया देश है। तो एक मूलभूत जो बात है वो समझना आवश्यक है कि यूएस को क्या खटक रहा है, व्हाट इज द ऑब्जेक्शन ऑफ यूएस विद रिस्पेक्ट टू ईरान, एंड दैट इज ओनली वन थिंग, दैट इज द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल।
अगर तो ईरान न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं बनाता है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट वो फिसाइल मटेरियल नहीं बनाता है, तो यूएस को इससे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। और यही कहीं ना कहीं पे खतरा जो इजराइल को भी लग रहा है, वो यही लग रहा है ईरान एक दूसरा इस्लामिक कंट्री, अभी जैसे हम इसको बोलते हैं इस्लामिक बॉम्ब, पाकिस्तान इज कंसिडर्ड टू बी अ कंट्री विच इज हैविंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, तो उसको वो अपने आप को उसके जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको इस्लामिक बॉम्ब बोलता है। सिद्धार्थ तो, जी, मुख्य बात यह है ईरान कि पाकिस्तान भी तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ये भी तो हमें समझना होगा, वो भी इस्लामिक मुल्क है। जी, और जी, ये वो देश हैं जो धमकी देते आए हैं हम इस्तेमाल कर लेंगे, हम चला देंगे। आप कभी भी आपने इजराइल के मुंह से नहीं सुना होगा हम न्यूक्लियर चला देंगे, आप अमेरिका के मुंह से कभी नहीं सुनेंगे, आप भारत के मुंह से कभी नहीं सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। ज्यादा हथियार है, ज्यादा बेहतर टेस्टेड हथियार है। चीन कभी नहीं बोलता होगा, रशिया कभी नहीं बोलता होगा। रशिया तब बोलेगा जब आफत आ जाए, बहुत परेशानी आ जाए। तो ये हमें समझना होगा कि ईरान के लोग भी खामेनेई को पसंद नहीं करते, जो कट्टरपंथ वहां पर ले आए। मैंने 79 की अगर बात की जाए तो जो व्यक्ति आज 20-25 साल का होगा, उसके माता पिता उस वक्त होंगे, तो उसने वो दौर भी देखा होगा कि भाई उसके माता पिता ने एक अच्छा दौर देखा होगा। अब वो इस दौर में आए हैं कि भाई कितना बदल गया। दवे जी प्लीज आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये शुरुआत जो जैसे अब जो ईरान की जो आम जनता है वो भी इस कट्टरवाद से बुरी तरह से त्रस्त है और प्रभावित है। आपको अगर ध्यान होगा तो कुछ ही महीने पहले एक एंटी बुर्का एंटी हिजाब कैंपेन चला था, जहां पे महिलाओं ने, ईरान की महिलाओं ने हिजाब निकालकर, बुर्का निकालकर जो है स्ट्रीट्स पे प्रदर्शन किया था। उसमें से एक जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी उसको अरेस्ट भी कर दिया गया और बाद में उसको एलिमिनेट भी कर दिया गया, ऐसा जानने में आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऑब्वियसली जो 79 के पहले का जो ईरान था वो ऑलमोस्ट एक पर्शिया टाइप का था, जहां पे इंग्लिश एजुकेशन होता था, वेस्टर्न एजुकेशन खास तौर पर यूपी देवनाथ जी, क्या आप इस बात से सहमत है कि सर जिस तरह से कह रहे हैं और शिवम जिस बात को कह रहे हैं कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के तहत आप अपनी सरकार चला रहे, रिजाइम चला रहे हैं, क्या सर ये पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर महज ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखिए जो मिडिल ईस्ट है, इससे कोई डिनायल नहीं है कि यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन में एक बहुत ही मजबूत ये क्षेत्र है और अमेरिका नहीं चाहता है कि वो ग्रो करे, और दूसरा न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू तो है ही। देखिए मैं ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या वजह है कि 1979 के बाद ईरान इजराइल के विरुद्ध चला गया, और क्या वजह है कि 1979 के बाद ईरान अमेरिका के विरुद्ध चला गया? 1979 में तो ईरान के पास कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं थे। एग्रीड। 1979 में हिजबुल्लाह नहीं था, पीएलओ था। पीएलओ को दुनिया के सारे मुस्लिम देश सपोर्ट करते थे, भारत भी सपोर्ट करता था। भारत में तो यासर अराफात को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला। तो ये कहना कि ईरान अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करके इजराइल को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। हूती की बात कर लेते हैं, ये मैं बता रहा हूं, एक वेस्टर्न कहानी गढ़ी गई है। नहीं देवनाथ जी, मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा। अगर आप हिजबुल्लाह, हमास, हूती की बात करें तो फिर सऊदी अरेबिया को तंग करने के लिए भी तो ईरान उसका इस्तेमाल कर रहा है। और आपने खुद ही इस बात को कबूल लिया कि 79 से पहले तो वो ना न्यूक्लियर बॉम्ब रखता था, उन्नतिशील भी था, आगे भी बढ़ रहा था, सब कुछ ठीक था। 79 के बाद ही उसको याद आया कि भाई मेरा अस्तित्व खतरे पर है, छोटा सा इजराइल है, उससे इतनी परेशानी हो जाएगी कि भाई न्यूक्लियर भी बना लेते हैं, वो तमाम चीजें कर लेते हैं। यहाँ पर छोटे से इजराइल से प्रॉब्लम नहीं है। जो ये वेस्टर्न कंट्रीज ने, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में इजराइल खड़ा कर दिया है, ये छोटा सा इजराइल नहीं है, ये पूरा एक तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज का और अमेरिका का एक प्रॉक्सी है वहां पर। पलक, ये भी हमें समझना होगा। यूके देवनाथ जी, आपके पॉइंट पर ऐड करके मैं ये कहूंगा कि हमें ये भी समझना होगा कि अकेला इजराइल भी नहीं लड़ सकता अगर सारे इस्लामिक मुल्क एक साथ आ जाए। बिल्कुल देवनाथ जी। देखिए 1979 की बात कर रहा हूं, 1979 के बाद की बात कर रहा हूं। पहली बार हिजबुल्लाह का इस्तेमाल कब किया? 1979 के बाद, जब 1979, 1918, 1981 में लगातार इजराइल, मोसाद, अमेरिका, CIA खमेनी की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद अगर आप हूती की बात कर रहे हैं, हूती तो इजराइल के साथ, हूती का कोई लेना देना था ही नहीं। हूती को इजराइल ने खड़ा किया सिर्फ सऊदी के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए और यमन में जो सुन्नी सरकार थी उसको टॉपल करने के लिए।
आज से 2 साल पहले तक तो हुती के लोगों को यह नहीं मालूम था कि इजराइल है कहां पर। वो तो जब सऊदी के खिलाफ हुती 2015-2016 में जीत गए, सऊदी उनसे डर गया। और वो तो जब हुती ने सना पे कब्जा कर लिया और सुन्नी शासकों को वहां से गायब कर दिया, उसके बाद अभी 2 साल पहले जब ये युद्ध चालू हुआ, ठीक है, बिल्कुल, तब अचानक से रियलाइजेशन नहीं कि लेकिन अरे ये जिस मुल्क को हम शिया वर्चस्व को आगे बढ़ाने की लड़ाई भी थी देवनाथ जी। दीपक वोरा जी भी हमारे साथ इस वक्त हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। दीपक वोरा जी अपनी राय के लिए जाने जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, गुड टू सी यू अगेन। चर्चा हम जो दीपक वोरा साहब कर रहे हैं कि भाई ईरान के खिलाफ यूएस जो है वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा। कर सकता है, एयर बेसिस पे उसका पहुंच है। अगर यूएस की बात की जाए, आप चाहे नूर खान की बात करें या तमाम और एयर बेसिस, ईरान को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट अपने एयरफोर्स की यूएस को जो चाहिए वो वहां पर है। लेकिन ईरान क्यों इतना बड़ा खतरा है? 79 से पहले तो बहुत अच्छा देश था ईरान। ईरान इजराइल का भी दोस्त था, अमेरिका का भी दोस्त था। अचानक से उसको याद आ गया कि भाई मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब भी चाहिए और इजराइल मेरे लिए खतरा भी है, और कट्टरपंथ में तो नंबर 1 पर हुआ। ईरान के लोग परेशान हैं, लेकिन आपकी राय महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जब भी आप मौका देते हैं आपके शानदार चैनल पर होने का मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं देख रहा हूँ देवू साहब भी वहाँ हैं, देवनाथ साहब, बाकी विशेषज्ञ हैं, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा। मैं सीधी बात बताता हूँ, रेवोल्यूशन होता है ईरान में पहला वाला 1953, कू तख्ता पलट, मोहम्मद मुसद्देक को निकाल दिया जाता है, वो ब्रिटिश ऑयल कंपनी को का राष्ट्रीयकरण करता है, तो फिर उसको जाना था। इजराइल, क्षमा कीजिए, अमेरिका का CIA और ब्रिटेन का इंटेलिजेंस मिलके उसको बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं? सड़कों पे अपने गुंडे भेज देते हैं, मीडिया को खरीद लेते हैं, पॉलिटिशियंस को ब्राइब करते हैं। 1953, अब हम हैं 2025 में, एग्जैक्टली द सेम थिंग इज हैपनिंग। सर क्या हुआ था? 1979 में शाह को निकाल दिया था ये रेवोल्यूशनरीज ने, आयतुल्लाह खुमैनी ने, और 1980 में जंग हो गई थी ईरान के साथ। क्षमा कीजिए, इराक, और ये बार बार मुझे फोन कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, इराक और ईरान का जंग हुआ था। पहली बार इराक ने, सद्दाम हुसैन ने केमिकल वेपन्स यूज किए थे उस जंग में। केमिकल वेपन्स उसके चाचा ने तो दिए नहीं थे, उसको बनाने आते नहीं थे, उसको दिए थे अमेरिका में। तब से अमेरिका के साथ नफरत शुरू हो गई, और ये मुल्लों ने कहा कि हमें अब केमिकल वेपन से ज्यादा शक्तिशाली कोई चीज चाहिए। मैं तो रहा हूं उस एरिया में से, और वो ज्यादा शक्तिशाली चीज है न्यूक्लियर बॉम्ब। तब से उन्होंने शुरू कर दिया, बनाना है, बनाना है, बनाना है। अब इजराइल ने क्या कहा है कि अगर आपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, आप मुझ पर हमला करेंगे। मैं तो छोटा सा देश हूं, मेरी 1 करोड़ की आबादी है, मैं तो खत्म हो जाऊंगा। आप तो बहुत बड़ा देश है, आपकी मुझसे कहीं ज्यादा आबादी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, न्यूक्लियर बॉम्ब आपको मिले ना मिले, लेकिन आपकी जो कट्टरपंथी सरकार है, वो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, उसको दफा करना। सर आप बात कर रहे थे संबंध अच्छे से, मैं तो गया हूं सर इन द 70s, अर्ली 70s, तेहरान से टेल अवीव की डायरेक्ट फ्लाइट्स होती थी, और यंग हैंडसम पीपल लाइक यू, यंग ईरानियंस फ्लाइट में बैठ के टेल अवीव पहुंच जाते थे, शराब पीने के लिए, नाइट क्लब में जाने और डांस करने के लिए। आई मीन इट वाज अ कंप्लीटली ओपन। विंग कमांडर, देखिए आप, ये ग्रुपी साहब मुस्कुरा रहे हैं, ये भी गए थे उस फ्लाइट के अंदर। ये उड़ा के लेके गए होंगे जरूर, बिल्कुल। मुझे यही लगता है, वो सब खत्म कर दिया, फॉर व्हाट। और अब जो ईरान के लोग हैं वो तंग आ चुके हैं इस मुल्ला रेजिम से सर। हाँ, ये जरूर है कि वो नहीं चाहते कि कोई बाहर का देश आके हमको ठोके, लेकिन अब वो सड़कों पे उतरने को तैयार हो गए। ये गेम प्लान है सर। 80% इन्फ्लेशन, 60% अनएम्प्लॉयमेंट। तुम जितनी मर्जी बकवास कर लो, जब पेट पे लात मरती है तो लोग सड़कों पे निकल आएंगे। आई सी द चेंज कमिंग 48 घंटे के अंदर। और सर मेरा मानना है, कौन सा जो चेंज? मेरा ग्रुप है, साहब कौन सा चेंज, ये आपको बताना है कि अटैक होगा कुछ? मैं बता रहा हूं सर। हाँ। मेरा मानना है कि खमेनेई साहब भाग गए हैं सर। अच्छा। जो मेरा ग्रुप है, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स वगैरह कई देशों के, कहते हैं ये मॉस्को में बैठा हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं तेहरान के लोगों से कह रहा हूं भाग जाओ, यानी कोई बड़ी चीज हम वहां करने वाले हैं। अब वो झूठ तो बहुत बोलता है, ऐसी चीजें कहता है जो सत्य नहीं है, लेकिन हो सकता है इसमें कोई सच्चाई हो। खमेनी को मॉस्को ले जाया गया है, वो इस्लामिक डार्लिंग ब्रदर सिस्टर किसी मुस्लिम देश में नहीं। वो ईरान की जनता के मन में होगा कि अगर सुप्रीम लीडर, जैसा आप कह रहे हैं कि भाग गया है या आने वाले समय में मार गिराया जाता है, तो ईरान की जनता का भविष्य क्या होगा? क्या इराक की तरह होगा, क्या सीरिया की तरह होगा, क्या अफगानिस्तान की तरह होगा, यानी एक अच्छा मुल्क पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा? सब वही होगा जो इराक में हुआ था सद्दाम के जाने के बाद। आपको पता है किस तरह की तबाही मची थी, सुन्नी अवेकनिंग, ये वो आपस में भिड़ते रहे कितने सालों के लिए, फिर 2-3 चमचे आए वहां पर। अब वहां पे
कुछ हद तक स्थिर सरकार है। लीबिया में आप जानते हैं क्या हुआ, मोहम्मद गद्दाफी को आपने बाहर निकाल दिया, गदर मच गया वहां पर सर, वो तो आप जान। येमेन में क्या हुआ, आपने वो अली अब्दुल्ला सालेह को हटा दिया था, मैं उनको जान। टूनीसिया में रहा हूं, आपने बिन अली को निकाल दिया, वहां पे क्या हुआ, जहां जहां अमेरिका ने तो हाथ सिद्धार्थ डाला दवे, वहां पर खून अभी बहा। अगर जो मौजूदा स्थिति में जो ईरान की सिचुएशन है और इनके अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें तो ये साइलेंट अपॉर्चुनिस्ट हैं सिद्धार्थ दवे जी। जी, एक बार अपना प्रश्न फिर से सर, दोहराएंगे? मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा है और उसके पड़ोसी मुल्क भी उसके साथ नहीं खड़े। एक बार शिया और सुन्नी एंगल को भी हम छोड़ दे, आप अमेरिका को तो दखल अंदाज करने दे रहे हैं ना मिडिल ईस्ट में। ये साइलेंट अपॉर्चुनिस्ट है क्योंकि आपको पता है कि भैया ईरान जो है उसके पास भी अभी है बहुत सारी, अगर हम बात करें रिसोर्सेज, अगर वो देश खत्म होता है तो शिफ्ट जो है दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर होगा। यू आर साइलेंट अपॉर्चुनिस्ट। नहीं, देखिए, इसमें ईरान ने खुद ही अपने कह सकते हैं कि पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि 79 के बाद का जो जैसे एम्बेसडर दीपक वोरा सर बता रहे थे कि 80 से ही उनका 8 साल का युद्ध शुरू हुआ, 8 इयर्स वॉर। 1980 से 88 तक वो युद्ध चला है इराक के साथ। और उसके बाद ये जो कट्टरपंथी जो उनका खमेनी का जो रूल रहा है, और जब कट्टरपंथ आ जाता है, जब एक तरह से रेडिकलाइज्ड सोसाइटी आ जाती है, तो डेफिनेटली आपके स्थिति में, आपके सांप्रत समय में बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। और बाकी जो अरब देश है वो भी उसके साथ नहीं है। और यूएस के लिए और विश्व के लिए ये एक राइट मोमेंट है, सही समय है। यही समय है कि जो ईरान का जो खमेनी है इसको दूर किया जाए और वहां के लोगों को इस कट्टरपंथी खमेनी से निजात उनको लेकिन दवे जी, अगर अमेरिका ऐसा करेगा फिर लोग अमेरिका को कहेंगे कि भाई तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तुम्हें इसकी क्या जरूरत है, दखल अंदाजी, वो तमाम चीजें आप ये भी तो समझाइए ना क्यों जरूरी है। ये पूरा मिडिल ईस्ट में जो शांति है वो ग्लोबल साउथ के लिए भी, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भी, इजराइल के लिए तो है ही ये जरूरी कि भाई शांति वहां पर हो जाए। वरना इजराइल को क्या पड़ी है कि इतने अपने महंगे महंगे हथियार वहां पर भेजेगा, पैसे खर्चा करेगा। आयरन डोम जो 50-50 हजार डॉलर की एक आप अगर इंटरसेप्ट करते हैं मिसाइल का खर्चा वहां पर होता है, फिर डेविड स्लिंग, एरो, वो तमाम टेक्नोलॉजी में पैसा जाता है साहब। तो क्यों वहां पर टॉपल करना जरूरी है, ये भी समझाते चलिए सर। जी, इसके पहले जैसे दूसरे आपके एक पैनलिस्ट हैं ग्रुप कैप्टन साहब, वो जो बता रहे थे कि कुछ वर्षों पहले ही हूती के साथ एंगेजमेंट शुरू हुआ, किंतु कुल मिला के अभी के समय की अगर हम बात करें तो इजराइल में, मिडिल ईस्ट में जो भी प्रॉक्सीज हैं उन सबको सपोर्ट कौन कर रहा है? उन सबको सपोर्ट कर रहा है ईरान। तो सभी के तार जो है वो ईरान के साथ जुड़े हैं। तो अगर जो जिसे कहते हैं कि तोते की जान किसमें है, तो राजा की जान किसमें है, तो वो तोते में है। तो ये ईरान जो है, और उसमें भी जो खमेनी सरकार है, और हर तरह से, जैसे मैंने पहले आपको एक एग्जांपल से बताया कि किस तरह से एंटी हिजाब मूवमेंट शुरू हुआ है, किस तरह से वहां के लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं, और डेमोन्स्ट्रेशंस भी हो रहे हैं तेहरान की सड़कों पे। जब ट्रंप का ट्वीट आया उसके बाद किलोमीटर्स तक के जाम हो गए, लाइन लग गई है, लोग तेहरान शहर को छोड़ के जाना चाहते हैं। एक खबर यह भी आ रही कि जहां पे खमेनी शायद छिपा हुआ है, या फिर दूसरा एक बात है कि जहां पे जो B-2 बॉम्बर्स हैं, जो एक स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, उसका उपयोग करके मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, जो कि बंकर दीपक वोरा जी, इस पर आप क्या कहेंगे सर? तो अमेरिका की इंटेंशंस आपको ऐसी लग रही है कि वो एक पपेट सरकार चाहता है ईरान में, जैसे मैं कहूं वैसे हिले वैसे डुले, यही तो फिर इसका वही है क्रक्स। ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा है? जी दीपक वोरा जी। हाँ बिल्कुल, 100% मैम। मिडिल ईस्ट में जितने देश हैं, अरब देश हैं, इजराइल के इर्द गिर्द जो है, ईरान कहाँ पे है? तू कौन, मैं खामखा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना 2000 किलोमीटर दूर है। तू मिडिल ईस्ट का नहीं है, क्यों दिखाना चाहता है कि मैं भी चौधरी हूँ? अमेरिका कंट्रोल करेगा मिडिल ईस्टर्न ऑयल, जो ब्लैक कर्स वहां का है, थ्रू इजराइल। तभी तो इजराइल को वहां बिठा दिया। गलत किया, सही किया, नो कमेंट ऑन दैट। इजराइल है, इजराइल शहंशाह, इजराइल से कोई टक्कर नहीं ले सकता। सिर्फ ईरान टक्कर ले सकता था उसके साथ, उसमें क्षमता थी। अब ईरान को खत्म कर दो। बाकी सबने तो दोस्ती कर ली है। सऊदी अरेबिया ने वो इब्राहिमिक अकॉर्ड हो गए थे, मिस्र ने पहले कर दी थी। अब तो वहां पे डार्लिंग जू, मुस्लिम सब चलता है वहां पर, लेकिन ईरान नहीं माना था इस बात को। और अब देखिए ईरान को सबक सिखाया जा रहा है। मेरा मानना है मैम, अगेन दिस इज बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस सोर्सेज, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि अली खमेनी साहब भाग गए हैं, मॉस्को में हैं।
ये सब जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि वो मस्जिद में है, ये कर रहा है, ऑल या AI है या पुरानी इमेजेस हैं। वो भाग गया है वहां से। नहीं तो अगर मैं उसकी जगह होता, क्वाइट ऑनेस्टली नहीं हूं, मैं ये कहता कि ओके, आत्मसमर्पण, मेरे देश को बहुत बर्बादी हुई है, अब तो टाइगर मारना मुझे बंद कर दो। पता नहीं ये करेंगे कि तो नहीं। बदलाव अच्छा होगा क्या वोरा साहब? हिस्ट्री। अब जरूरी समझना, जो बदलाव ईरान में आएगा वो अच्छा होगा ईरानियों के लिए? सर जो नई सरकार आएगी, पहले तो वहां पे दंगा होगा। ये मैंने बहुत से लीबिया में देखा है, मैंने यमन में देखा है, जहां जहां मैं रहा हूं सर, मैंने इराक में देखा, बहुत दंगा होगा जब सरकार बदलती है। 30 साल 25 साल 20 साल के बाद जब सरकार बदलती है, बहुत। जिम्बाब्वे में मैंने देखा, जब ये दंगा होने के बाद स्थिरता आती है, फिर वो सरकार आएगी जो पश्चिमी देशों के साथ बहुत फ्रेंडली होगी। अरे नजर सबकी है ऑन ईरान ऑयल, उसकी ऑयल वेल बंद हो गए हैं, खोल के चलाएगा कौन? अमेरिका। बिल्डिंगें जो टूट गई हैं उनको वापस कौन खड़ा करेगा? अमेरिका। बाकी लोग बैठ के चने का या वोरा कुलचे साहब, छोले लेकिन खाएंगे और अमेरिका आम के का पास अचार। तो अपना बहुत तेल है, वो अपने तेल को खर्चना नहीं चाहता अगर बात की जाए। ये भी एक 100% देखिए, उन्होंने ऑयल रिजर्व्स बना रखे, अपना तेल हम रखेंगे, बाकियों का तेल यूज करेंगे। जब सारी दुनिया में तेल खत्म हो जाएगा, तब फिर हम बेचेंगे। बांग्ला करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, ठीक है। देवनाथ जी, आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान का इस्तेमाल कैसे अमेरिका कर रहा है ईरान के खिलाफ और बाकी जगहों पर कंट्रोल करने के लिए? पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका हमेशा से ही करता रहा है। कभी सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में, कभी चीन के खिलाफ भी वो करता रहा है। चीनियों को भी मालूम है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका चीन के विरुद्ध कर रहा है, लेकिन वो बोलते नहीं है क्योंकि बृहद पर्सपेक्टिव में, इन द बिग गेम, पाकिस्तान चीन का ज्यादा प्रिय है। ठीक है, प्रिय लोग भी कभी कभी थोड़ी छोटी मोटी अप्रिय चीजें करते हैं। पाकिस्तान का इस्तेमाल क्या अमेरिका ईरान के विरुद्ध करेगा? संभावना है, लेकिन पाकिस्तान में अवाम जो है वो अपने शासकों के खिलाफ हो जाएगी अगर पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं वो ईरान के खिलाफ चले जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में आम आवाम को लगेगा कि हमारे ही, चाहे शिया हों, लेकिन देवनाथ जी, लेकिन मुझे आम लगता है आवाम वो को शिया लगेगा सुन्नी वाला हमारे ही एंगल मुसलमान लाएंगे देशों और के आसपास लोगों को चल रहे हैं। शांत करेंगे। समय इतना था। वोरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देवनाथ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जो मेहमान दवे साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिबेट में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। फिलहाल वक्त इतना ही है, इजाजत दीजिए।